सो सेक्शन नंबर 7 में देर आर 3 अमेंडमेंट्स, बराबर है, एकदम सिंपल है। जो गवर्नमेंट को बहुत टाइम से करने का था वो अभी इन लोगों ने कर दिया, है ना। सो ये ना, मतलब देर इज अ ह्यूज डिस्प्यूट जो पूरे कोर्ट ने और गवर्नमेंट के बीच में टसल चलता था। गवर्नमेंट बोलता है, कोर्ट बोलता है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में जजमेंट भी दिया हुआ है कि बेटिंग गैम्बलिंग, इसमें दो अलग अलग पार्ट होते हैं। एक होता है गेम ऑफ चांस और एक होता है गेम ऑफ स्किल। जो गेम ऑफ चांस होता है उसको बेटिंग गैम्बलिंग बोलते हैं, बट गेम ऑफ स्किल को नहीं बोलते हैं। गेम ऑफ स्किल मतलब जहां पे आदमी ने पैसा कमाया है, बट वो पैसा उसने अपने स्किल यूज करके कमाया है। जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, जो ड्रीम 11 पे आप टीम बनाते हो, वो टीम, जो ड्रीम 11 पे आपकी टीम बनती है, वो टीम में गेम ऑफ स्किल चाहिए। एक आदमी को 11 प्लेयर सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर कैप्टन अपॉइंट करना पड़ता है, फिर एक बार मैच चालू होता है तो वो टीम चेंज भी नहीं कर सकता है, कैप्टन चेंज भी नहीं कर सकता है। तो दिस इज अ गेम ऑफ स्किल, नॉट अ गेम ऑफ चांस। सो सिंस ये गेम ऑफ स्किल है तो इसको बेटिंग और गैम्बलिंग नहीं बोलने वाले हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबने डिक्लेयर किया हुआ है, बहुत सारे जजमेंट्स में डिक्लेयर किया हुआ है। हाउएवर गवर्नमेंट बोलते हैं यार हम लोग को तो सारे बेटिंग गैम्बलिंग एक्टिविटी पे टैक्स लेना है। अब गवर्नमेंट के हिसाब से जो बेटिंग गैम्बलिंग एक्टिविटी होती है उसमें ये सब इंक्लूड होता है, गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल। तो लक बाय चांस हो गया, वो भी गवर्नमेंट बेटिंग गैम्बलिंग मानता है, और जो गेम ऑफ स्किल हो गया वो भी गवर्नमेंट बेटिंग और गैम्बलिंग ही मानता है। सो गवर्नमेंट ने ये बहुत सारे केसेस में, इन लोग ये केस हार चुका है जहां पे असेसी प्रूव करता है कि हमारा जो एक्टिविटी है वो गेम ऑफ स्किल है। गेम ऑफ स्किल का मतलब है कि वो बेटिंग गैम्बलिंग के डेफिनेशन में नहीं आता है। सिंस वो बेटिंग गैम्बलिंग के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है तो हम लोग जीएसटी पे नहीं करेंगे। बट फिर डिपार्टमेंट को तो उसके ऊपर टैक्स चाहिए ही था, तो गवर्नमेंट अभी अमेंडमेंट लेके आया। शेड्यूल नंबर 3 अपन ने पढ़ा था, एफ कैमल पे टैक्स नहीं आता है, एक्शनेबल के एक्शनेबल क्लेम पे टैक्स नहीं आता है, बट बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी पे टैक्स एप्लीकेबल होएगा, जो अपन ने शेड्यूल नंबर 3 में पढ़ा था। अब इन लोग ने वो बेटिंग गैम्बलिंग गैम्बलिंग लॉटरी का जो डेफिनेशन है उसका स्कोप बढ़ा दिया, बस और कुछ नहीं किया। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, definition of actionable claim: the specified actionable claim means the actionable claim involving betting. It can be casino, रेड वाला, पहले ब्लैक वाला पढ़ो, बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी। यहाँ पे पहले ब्लैक वाला पढ़ना, बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, ये तो ऑलरेडी डेफिनेशन में कवर्ड ही है। अब इन लोग ने कसिनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग ये नया ऐड कर दिया। इसका मतलब एक्शनेबल क्लेम पे टैक्स नहीं आता है, बट बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कसिनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, इस पे टैक्स एप्लीकेबल होगा। पहले एंट्री जो था वो मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर ए में, एक्शनेबल क्लेम अदर देन बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी था। अब पॉइंट नंबर बी में लिखा है एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का नीचे डेफिनेशन अपन ने पढ़ा, बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, कसिनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग का डेफिनेशन दिया है, मतलब ऐसा कोई भी ऑनलाइन गेम्स जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है और जहाँ पे लोग टीम बनाने के लिए पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज ऑनलाइन बेटिंग, दैट इज ऑनलाइन मनी गेमिंग, बराबर है। तो एकदम इजी इजी पीजी अमेंडमेंट है। शेड्यूल नंबर 3 में था एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी आने वाला नहीं है, बट बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी पे आएगा। अभी बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा, बट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे आएगा, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में स्कोप बढ़ा दिया, बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, कसिनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब पे भी टैक्स आने वाला है। सेकेंड अमेंडमेंट, ये भी क्लेरिफिकेशन है, ये भी बहुत साल से पेंडिंग था। पेंडिंग ये था कि अगर मैं मूवी देखने जा रहा हूं और मूवी में मैंने मूवी टिकट खरीदा, तो जो मूवी टिकट खरीदा है वो तो एंट्री टू या एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स हो गया, तो मूवी टिकट्स पे टैक्स तो आने ही वाला है। बट जो अंदर मैं फूड ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं पॉपकॉर्न ले रहा हूँ या समोसा ले रहा हूँ, जब मैं वो फूड ऑर्डर कर रहा हूँ तो वो मूवी टिकट के रेट के हिसाब से जीएसटी आएगा, या ये फूड सेपरेट एक्टिविटी है और रेस्टोरेंट्स की तरह 5% जीएसटी आएगा। वापस से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन है कि अगर मूवी टिकट पे 12% टैक्स है तो फूड पे भी 12% टैक्स आएगा,
या मूवी पे अगर 18% टैक्स है तो फूड पे भी 18 आएगा, या मूवी अलग है और फूड अलग है, फूड पे जहाँ पे 5% टैक्स आएगा। सो ये इन लोग ने क्लेरिफाई किया है सर्कुलर नंबर 201 के अंदर। उन लोग बोलता है कि अगर मूवी टिकट इज इंडिपेंडेंट सर्विस एंड फूड एंड बेवरेजेस जो लोग देखने ही जा रहे हैं अगर वो सेपरेटली खरीद रहे, तो अगर दोनों का प्राइस कंबाइंड नहीं है तो जो मूवी थिएटर के अंदर जो फूड दे रहे हैं वो रेस्टोरेंट सर्विसेज है, उसको मूवी के रेट के साथ क्लब नहीं करेंगे। मूवी टिकट पे रेट अलग आएगा और जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है उस पे 5% जो नॉर्मल रेट होता है वो नॉर्मल रेट आएगा। बराबर है, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आपने कंबाइंड कोई ऑफर में दे दिया कि मूवी के साथ पॉपकॉर्न कंबाइंड दोनों का प्राइस ले लिया 300 रुपया, तो वेयर द सेल ऑफ सिनेमा टिकट एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस आर क्लब टूगेदर सच बंडल सेटिस्फाई द टैक्स ऑफ कंपोजिट सप्लाई, तो सारे के ऊपर जो मूवी पे रेट ऑफ टैक्स है टिकट पे वही टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। अगर टिकट का प्राइस अलग है, फूड का प्राइस अलग है, तो दोनों का टैक्सेबिलिटी भी सेपरेट है। मूवी के टिकट पे उसका टैक्स अलग, फूड पे रेस्टोरेंट्स की तरह टैक्स आएगा, इट इज अ रेस्टोरेंट सर्विस। बट दोनों को कंबाइन कर दिया तो वो कंपोजिट सप्लाई है, जो टैक्स रेट मूवीज के ऊपर एप्लीकेबल है वही वो पॉपकॉर्न के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ओके, क्लैरिफिकेशन नंबर 3, एक ही चैप्टर में सारे क्लैरिफिकेशन है, तीन बस थर्ड क्लैरिफिकेशन। अब है ना प्लीज इसको अंदर से डिटेल में पढ़ने मत जाना, एकदम सिंपल है। अगर होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स है, द where the holding of the shares in a subsidiary company by a holding company whether it is treated as a supply of services or not, तो अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनीज के शेयर्स रखे हुए हैं तो क्या होल्डिंग कंपनी कोई सर्विस दे रही है, इज इट अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ये ना एक्चुअली तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज शेयर्स आर सिक्योरिटीज, और अपन ने पढ़ा हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ गुड्स डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी, definition of services also does not include money and securities, so money and securities definition of goods भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो shares are neither goods nor services, तो जीएसटी आना ही नहीं चाहिए, इसको क्लैरिफिकेशन का कोई जरूरत ही नहीं था। बट क्लैरिफिकेशन दिया क्यों, बिकॉज एक सर्विस अकाउंटिंग कोड है। सर्विस अकाउंटिंग कोड मतलब जो सर्विसेज को क्लासिफाई करता है कि नीरज जो लेक्चर ले रहा है उस पर जीएसटी कितना आना चाहिए, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो जीएसटी कितना आना चाहिए, एंड सो ऑन। तो ये जो सर्विस अकाउंटिंग कोड है ना उसमें इन लोग ने इसके सामने रेट ऑफ टैक्स लिख दिया कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी का इतना रेट आएगा। अब वो जो सर्विस अकाउंटिंग कोड है उसको डिपार्टमेंट वालों ने ले लिया, क्या सर्विस अकाउंटिंग कोड में इसके सामने रेट लिखा है मतलब ये सर्विसेज है, और अगर सर्विसेज है तो जीएसटी आना चाहिए, और सबको नोटिस भेजना चालू कर दिया कि आपने जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विस है तो उसके ऊपर जीएसटी भरो, और नहीं भरा है तो इंटरेस्ट पेनल्टी सब पे करना पड़ेगा। तो इन लोग ने सर्कुलर 196 में क्लेरिफाई कर दिया है कि ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, जीएसटी एप्लीकेबल होने वाला नहीं है, बिकॉज सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विसेज के डेफिनेशन में ही नहीं आता है। सो डिस्प्यूट अराइज हुआ था बिकॉज सर्विस अकाउंटिंग कोड मतलब क्लासिफिकेशन में उन लोग ने ये स्टेटमेंट लिख दिया था, बट अगर सप्लाई ही नहीं है तो रेट ऑफ टैक्स का कोई सेंस ही नहीं बनता है। दैट इज वाई इन लोग ने क्लेरिफाई कर दिया है, इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो 3 अमेंडमेंट है। एक्शनेबल क्लेम पे पहले भी टैक्स नहीं था, अभी भी टैक्स नहीं है, बट पहले से बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी पे था, अब बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी कसिनो हॉर्स रेसिंग एंड क्या था लास्ट सिक्स्थ वाला ऑनलाइन मनी गेमिंग, इसके ऊपर भी टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकेंड क्लेरिफिकेशन जो इन लोग ने इशू किया है वो है फूड एंड बेवरेजेस जो सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, तो सिनेमा हॉल में अगर फूड एंड बेवरेजेस है तो रेस्टोरेंट सर्विसेज है उस पर अलग से टैक्स आएगा। ऑब्वियसली सिंगल प्राइस है तो कंपोजिट सप्लाई है। एंड थर्ड पॉइंट, सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी में अगर होल्डिंग के पास शेयर्स है तो क्या उसको सप्लाई मानेंगे, ऑब्वियसली नहीं मानेंगे, इट इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। सो दैट वाज 3 अमेंडमेंट्स जो आपको मैंने अभी बताया है। ये फाइल आपके पास ऑलरेडी होएगा, मेरे चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है।